हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है बेटा, ये चैप्टर 3 पे होने वाली है। चैप्टर 3 जिसका नाम होता है अफवाह, ठीक है, इस पर ये वीडियो होने वाली है। इसके पहले आप लोगों को मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का फुल वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के जब भी एजुकेशन वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में बात करने वाले हैं आज हम, है ना। मैंने बाकी का डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। ये चैप्टर 2 है अपने यहाँ पर। चलिए अफवाह चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। अफवाह, ठीक है, ये अध्याय 3 है। इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को नदियों से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, है ना, कि नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। तो जो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी है ये अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथ और अलकनंदा का संगम है। तो फ्रेंड्स, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथ दोनों नदी का संगम है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, प्रयागराज में किन नदियों का संगम स्थल है। तो फ्रेंड्स, जो प्रयागराज होता है उसमें गंगा और यमुना का संगम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत से है ये, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो कश्मीर होता है, कश्मीर का श्रीनगर, ये किसके किनारे बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, है ना, और दक्षिण गंगा कावेरी को कहा जाता है। की आ गया तो गोदावरी और दक्षिण गंगा तो कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ये मैदानी भाग में किया जाता है, ठीक है, मैदानी भाग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, निम्न में से अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, अंतर्देशीय मौसमी झील होती है सांबर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाँ, 10 भी दिया है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आप जानते हैं कि नर्मदा नगर मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अपन आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आप लोगों की यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो जो सुंदरवन डेल्टा होता है बेटा, ये विश्व का सुंदरवन डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिंधु नदी खालिस्तान में जाकर गिरती है, मिल जाती है, तो ये सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है, अरब सागर। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी, तो मैंने बताया था अभी, भारत की बोला है, विश्व की तो अमेजन है,
लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी अफवाह नदी है ये है आप लोगों की गंगा, क्योंकि ये भारत में बहुत ज़्यादा लंबी बहती है। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश अफवाह तंत्र की प्रवाह की दिशा, ठीक है, किधर से किधर की होती है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो अधिकांश अफवाह तंत्र की दिशा होती है बेटा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। लिखना है आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है अधिकांश। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद, खालिस्तान हिमनद से माना जाता है, तो गंगोत्री से माना जाता है, गंगोत्री हिमनद से माना जाता है गंगा नदी का उद्गम, गंगोत्री। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड जल्दी से, है ना। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में खालिस्तान से है, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वरम तट से निकलती है, महाबलेश्वरम तट है ना, तट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती हेमावती खालिस्तान नदी की सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी। अंतर्देशीय अफवाह खालिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम सत्यासत्य की बात करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के पास दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है, तो ये बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स कि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदी होती है उसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट होता है। दूसरा, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है, तो ये भी सत्य है, ठीक। नेक्स्ट, भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो फ्रेंड्स ये भी सत्य है। देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो ये असत्य है, ठीक है। मैदानी भागों में कैसे प्रवेश करेगी? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से हुआ है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सत्य है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है, तो जो सुंदरबन मैंने बताया था पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये भी सत्य है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर सत्य है। मैंने बताया इसको चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के समानांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, तो बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स ये भी। उलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो ये भी आप लोगों का सत्य है। गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल असत्य है, ये सत्य नहीं हो सकता। नर्मदा नदी पर गुरु गोविंद सागर बांध स्थित नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सत्य को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आपको बताना है कि कौन कहाँ से निकलती है। तो देखो सही जोड़ी बहुत ईजी है बेटा। सबसे पहली बात तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। गोदावरी की बात करते चलो, और भी यहाँ पर दिया है तापी नदी, ठीक है। जो तापी नदी होती है ये सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है, ठीक। सिंधु मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ठीक। कृष्णा नदी महाबलेश्वरम तट से निकलती है और जो गोदावरी है पश्चिमी घाट से निकलती है। आपको उसके राइट आंसर को यहाँ पर लिखना है, जिसका राइट आंसर मैंने जो यहाँ पर टिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी जो नदी निकलती है ये पश्चिम ब्रह्मगिरी से निकलती है, लिखना है आपको यहाँ पर, पश्चिम ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी से निकलती है, उद्गम स्थल ये है। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ है? तो
तो अगर ज़िले की बात करते हैं तो बैतूल ज़िले से हुआ है। बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है। बैतूल के मुल्ताई से। अगर आप बैतूल से वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों के बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? ठीक है, तो ये हरिके बैराज से निकाली गई है ना। मतलब बांध की बात करते हैं, किस बांध से निकाली गई है? तो हरिके बैराज से निकाली गई है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो मरुस्थल की लूनी जो नदी होती है बेटा, ये लूनी नदी है, जो राजस्थान में बहती है। लद्दाख, गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी ही प्रवेश करती है वहाँ पर। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली नदी है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया बांध है। महानदी जो कि आप लोगों की रायपुर से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पैनगंगा ये आप लोगों की गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी। और वैनगंगा नदी हमारे बालाघाट में बहती है और हम बालाघाट से बिलोंग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है? तो जो बड़े आकार वाली झील होती है उसको समुद्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। एक ही शब्द में आंसर देना है। नेक्स्ट, नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई है? तो आपको पता है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। तो जो उलर झील होती है फ्रेंड्स, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, उलर झील, ये गोखुर झील का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, भारत की किसी एक लैंगूर झील का नाम बताइए। तो चिल्का झील उड़ीसा में जो है, यह आप लोगों की एक प्रकार की लैंगूर झील है ना। और एक खान का नाम बता देता हूँ मैं, पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। लिंगामक्की झील कहाँ स्थित है? तो लिंगामक्की झील ये आप लोगों की कर्नाटक में स्थित है। ठीक। भारत की कोई दो मीठे पानी की झील बताइए। तो भारत की जो मीठे पानी की झील है, एक है उलर झील और एक है डच झील। ठीक है, ये दोनों भारत की मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के जो अपवाह तंत्र है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक होता है हिमालय की नदी और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। पहली हिमालय की नदियाँ और दूसरा भाग बांटा गया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, है ना। दो भागों में बांटा गया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी के नाम लिखिए। तो आप लोग गंगा नदी की बहुत सारी नदी लिख सकते हैं, यमुना, घाघरा, है ना। यमुना हो गया आप लोगों का, यमुना के बाद में घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी गंडक, कोसी, है ना, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत को किस नदी द्वारा ज्वारनद मुख का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नर्मदा और जो ताप्ती नदी होती है,
ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, नर्मदा व ताप्ती। ठीक है, ये 2 नदियां हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक वाक्य के भी प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि गंगा की प्रमुख 2 धाराओं के नाम लिखिए और यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो बताया था इसकी 2 प्रमुख धारा है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी और दूसरी कौन सी है, अलकनंदा। जो भागीरथी नदी होती है फ्रेंड्स और अलकनंदा नदी होती है, ये दोनों नदी देवप्रयाग के नाम, एक देवप्रयाग नाम है उत्तर प्रदेश में, देवप्रयाग है ना, उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तरांचल में है ना, उत्तराखंड में देवप्रयाग। इस देवप्रयाग पर जाकर मिलती हैं और यहाँ से वह गंगा नदी के नाम से बहती हैं। ठीक है, भागीरथी एंड अलकनंदा। अपवाह तंत्र से क्या आशय हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र से क्या आशय हैं? तो अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से, मान लो कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र के नदी तंत्र से जो विभिन्न दिशाओं में बहकर आती है और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, विभिन्न क्षेत्र से बहकर आएंगी और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, तो इसे अपन कौन सा तंत्र कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। स्वाभाविक सी भाषा है ना। ठीक है, नेक्स्ट, नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो फ्रेंड्स, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। लिखना है आप लोगों को, एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। ठीक, अब इस एकीकृत संरक्षण मिशन में इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यह है बेटा कि जो राष्ट्रीय नदी होती है, जो गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य होते हैं, जैसे प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और दूसरा उसके संरक्षण को पूरा किया जाना, उसके संरक्षण को पूरा किया जाना है। समझ में आ गई बात कि नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य, जैसे प्रदूषण को कम करना व संरक्षण को पूरा किया जा सके, तो इसी का मेन उद्देश्य यही है। नेक्स्ट, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को कई झील बताया, चिल्का झील और एक लिख सकते हैं आप उलर झील। ठीक है, डच झील, बहुत सारी झील है, तो ये सभी भारत की झील हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है और किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है बेटा, ये शिव समुद्रम है। ठीक है, क्या है? शिव समुद्रम। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शिव समुद्रम जो होता है, ठीक है, कावेरी नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जलप्रपात है। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर आप लोग इसको सर्च करके भी देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा जलप्रपात है, शिव समुद्रम। ठीक है, नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की 2 नदियों के नाम लिखने हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत, ये जो होता है फ्रेंड्स, हमारे भारत का दक्षिण का भाग, ये आप लोगों का प्रायद्वीपीय होता है। तो इससे निकलने वाली 2 नदी आप लोगों को लिखना है, एक गोदावरी लिख लीजिएगा और दूसरी कावेरी या कृष्णा लिख लीजिए, है ना। सभी नदी इधर से ही निकलती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु एवं गंगा नदी का उद्गम स्थान लिखिए। तो सिंधु जो नदी होती है फ्रेंड्स, ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और जो गंगा नदी होती है, ये गंगा की जो मुख्य धारा होती है भागीरथी है ना, और अलकनंदा 2 थी, तो ये मुख्य धारा इसकी भागीरथी है, जो कि आप लोगों की गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो हमने इनका उद्गम स्थल देख लिया। जल विभाजक का क्या कार्य है? उदाहरण से ही समझाइए। तो जल विभाजक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर मान लो
जो अपवाद स्रोत होते हैं वो एक दूसरे को अलग करते हैं तो उसको अपन जल विभाजक कहते हैं। जो अपवाद स्रोत होते हैं वो एक दूसरे को अलग कर देते हैं तो उसे अपन जल विभाजक कहते हैं। जैसे आप लोगों को लिखना है, इसकी परिभाषा लिख लेना है, लिख लीजिएगा। वह उच्च भूमि, एक मिनट, वह उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाह स्रोत, पड़ोसी अपवाह स्रोत, ठीक है, को एक दूसरे से अलग करती हैं, एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग करती हैं, उसे अपन जल विभाजक कहते हैं। एक उदाहरण बता देता हूँ। एक सिंधु और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक, एक अम्बाला सिंधु और गंगा नदी की प्रणाली के बीच में जल विभाजक पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो भ्रंश घाटी में बहने वाली केवल 2 ही नदियाँ हैं फ्रेंड्स, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती, ठीक है। ये 2 नदी हैं प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। और ये जो किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती, तो ये ज्वार नद का निर्माण करती है। ज्वार नद आकृति का क्या करती है, निर्माण करती है। ज्वार नद मुख बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, नदी तंत्र किसे कहते हैं? तो नदी तंत्र का मतलब ये होता है बेटा, किसी नदी और उसकी बड़ी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। मान लो कोई ये नदी है और इसकी बड़ी सहायक नदी को अपन क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। याद रहेगा, आप लोग लिखेंगे, किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदी के तंत्र को, बड़ी सहायक नदी के तंत्र को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं, ठीक। प्रश्न क्रमांक 11, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? तो फ्रेंड्स, तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। कौन सा? तिब्बत, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये इस नदी में जल और गाद की मात्रा बहुत कम होती है। जल और किसकी मात्रा? गाद की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए लंबी धारा होने के बावजूद भी तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट होते हैं, ठीक है, की मात्रा कम होती है, ऐसा लिख देना है। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली नदियों के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। तो इनके आर्थिक महत्व आपको पता है, नदी के आर्थिक महत्व क्या क्या हो सकते हैं? एक, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता, है ना, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता, ये पहला महत्व हो गया, जल की उपलब्धता, ठीक है। और दूसरी बात करते बेटा, तो जो हिमालय से निकलने वाली जो नदी है उसके दोनों ओर जितने भी नगर और बस्तियां बसी हुई है, इन बस्तियों को नदियों से पेयजल की प्राप्ति होती है। तो इनके 2 आर्थिक महत्व आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर जहाँ से नदी बहती है तो वहाँ से नगर और बस्ती साइड में रहती है, तो नगर और बस्ती के लोगों को पेयजल के लिए व्यवस्था हो जाती है। ये 2 आर्थिक महत्व हो गए। प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती है वो मौसमी होती है। मौसमी का मतलब हमेशा साल भर नहीं बहती, जब भी मौसम आता है पानी बरसात होती है। मतलब इनका जो प्रवाह होता है वो वर्षा पर निर्भर करता है। मौसमी होने के कारण इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। ये पहली विशेषता है ना, ठीक है। और दूसरी विशेषता ये है फ्रेंड्स कि ये नदियाँ कठोर चट्टानों पर सीधी बहती है ना, कठोर चट्टानों पर सीधी बहती है। बस आपको 2 विशेषता बोला था, तो ये 2 विशेषता लिखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत के नदियाँ में कोई 2 अंतर बताइए।
तो दो अंतर बताना है ओनली आप लोगों को। तो दो अंतर में मैं आपको ये बोल सकता हूँ बेटा कि जो उत्तर भारत की नदियाँ होती है इनकी लंबाई अधिक होती है ना, लंबाई कैसी होती है, अधिक होती है। और जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं इनकी लंबाई कम होती है। ये पहला बेसिक अंतर है, लंबाई इनकी कैसी होती है, कम होती है। उत्तर भारत की जो नदियाँ होती है फ्रेंड्स ये सदावाहिनी होती है। सदावाहिनी का मतलब हमेशा बहने वाली नदियाँ होती हैं, सदावाहिनी। और दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती है बेटा, यह नदियाँ मौसमी होती है। मौसमी होने का मतलब ये है कि बरसात होगी तभी ये बहेगी, नहीं तो ये नहीं बहती है, बहुत कम पानी इनमें रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नदी प्रदूषण कम करने के कोई दो उपाय लिखिए। तो इसके दो उपाय कौन कौन से हो सकते हैं कि जो औद्योगिक कचरा होता है, औद्योगिक कचरा है ना, उद्योगों से जो निकलने वाला कचरा होता है उसको नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। दूसरा उपाय ये होता है बेटा जो सीवेज लाइन के जल होते हैं उसको परिष्कृत किया जाए, है ना, सीवेज लाइन के जल को परिष्कृत किया जाए, के जल को परिष्कृत किया जाए। ठीक है, ये दो उपाय हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो नदियाँ का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है बेटा, क्योंकि इससे पानी की प्राप्ति होती है। आपको यही पता है, पानी की प्राप्ति होती है, पहली बात। दूसरी बात कि ये उपजाऊ मृदा का उपजाऊ मृदा लेकर आती है अपने साथ में। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण हुई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग बस्तियों का निर्माण करते हैं तो बस्तियों के निर्माण में नदियों के तटों से प्राचीन काल से ही आदिवासी ने बस्तियों का निर्माण करना विकसित किया था। तो धीरे धीरे ये बस्तियाँ बड़े शहर में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए नदियों का नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। तो फ्रेंड्स, झीलों का जो आर्थिक महत्व है, झीलों के माध्यम से कैसे अपन आर्थिक महत्व धन की प्राप्ति होती है। तो पहला महत्व मैं बता दूं आपको, नौका वहन में। कैसे नौका वहन में? जैसे फ्रेंड्स मान लो कि झील है तो नौकायान के माध्यम से झीलों से धन व आय की प्राप्ति होती है। नौकायान के माध्यम से धन और किसकी प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है। और हमको आर्थिक महत्व ही तो बताना है। दूसरी बात, मछली क्या होता है कि झीलों में मछली की जनन स्थल और भोजन के स्रोत होते हैं, इसलिए मछली को पालकर भी अपन आर्थिक लाभ कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा, जलीय खेलों का आयोजन होता है फ्रेंड्स। जलीय खेलों का आयोजन जो झीलों में होता है, खेलों का आयोजन कैसे? जो जलीय झील होते हैं उसमें कई प्रकार के जलीय खेलों का आयोजन होता है, तो जिससे भी हमको आय की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे हम बता सकते हैं कि पर्यटन एक आर्थिक महत्व का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि झील पर्यटन के आकर्षण का केंद्र होती है और पर्यटन वहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं, जिससे वहाँ से आमदनी और बढ़ जाती है। फिर इतना आर्थिक महत्व का निर्माण करती है झील। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन आता है और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।